Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia. We will continue chapter number 6, Fluid Dynamics. Today topic is Bernoulli equation. Bernoulli equation एक साइंटिस्ट थे Daniel Bernoulli, a Swiss scientist born in 1700s, and that is most famous for his work in fluid pressure. He died in 1782. Bernoulli equation. Firstly, we will discuss the definition. For an incompressible and non-viscous liquid in steady flow, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant. Is called the Bernoulli equation. बर्नौली इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स आप ये देखेंगी कि एक फ्लूइड जो है वो पाइप में फ़्लो कर रहा है, और जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में डिस्कस किया था कि पाइप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द फर्स्ट पोर्शन एंड द सेकंड पोर्शन, सेम इसी तरह से ये एक जो है पाइप है, और उस पाइप में आप इसको ले लेंगी। ये देखें कि ये आप इसका फर्स्ट पोर्शन ले लेंगी, ये यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहाँ से फ्लूइड इजेक्ट हो रहा है। ये सेकंड जो है ये फ्लूइड यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। फिर आप इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द फर्स्ट पोर्शन इज़ इक्वल टू A1, प्रेशर in the first portion equal to P1, velocity represented by V1, and the force is equal to F1. Then force exerted जो होगी फ्लूइड के ऊपर, वो फोर्स जो इक्वल होगी P1A1 के। और ये आप इसमें बेस लाइन उन्होंने ये बेस लाइन इस तरह से, और ये जो पाइप है वो इस तरह हाइट है, ये हाइट इसकी, इस हाइट को हम H1 और इस हाइट को H2 हाइट भी कह सकते हैं। फिर यहाँ से जो फ्लूइड आउट हो रहा है वो फ्लूइड में उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू A2, velocity V2 and pressure P2, and the force will be represented by F2, which is equal to the P2 and A2. We know that the pressure is equal to the force per unit area. ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है कि प्रेशर की इक्वेशन क्या है। प्रेशर इज़ इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फोर्स की वैल्यू लेते हैं देन pressure and area is multiplied. Then force F1 section and the F2 section is equal to F1 and F2. Then the displacement covered in the first portion is represented by delta x1, and the fluid covered the displacement is represented by, in portion 2 is represented by delta x2. ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा कि जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहे हैं और फ्लूइड यहाँ पे निकल रहा है और उससे पहले इसमें फ्लूइड नहीं था। ये फ्लूइड जो है ये आपको उन्होंने दिखाया है, ये रनिंग फ्लूइड में है, और इसमें जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन किस तरह से हम नोट करते हैं कि ये आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप यहाँ से इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका लें तो इट मीन्स कि ये आप डेल्टा टी टाइम पीरियड में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप इसको नोट कर रही हैं कि इसमें क्या वेरिएशंस हैं, कि प्रेशर की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या है, कौन से फ्लूइड एंटर हो रहा है, फ्लूइड जो है वो आउट हो रहा है। और ये नहीं होता कि फ्लूइड एकदम से इस तरह से स्टूडेंट फ्लो होना शुरू हो जाए। क्या होता है कि फ्लूइड का हमने अगर डेल्टा टी स्मॉल टाइम पीरियड है तो डेल्टा टी टाइम पीरियड में फ्लूइड इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, तो फिर क्या है कि इसमें आपने जो इसमें इसकी मूवमेंट देखनी है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड, तो वो मूवमेंट हम कहाँ से देख रहे हैं कि फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है और वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। सेम इसी तरह जो फ्लूइड है उसने डेल्टा x2 जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ से यहाँ आ गया।
ये हो सकता है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि फ्लूइड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस कवर डेल्टा x2, ये डिस्टेंस कवर डेल्टा x1। इतना डिस्टेंस कवर्ड ही फ्लूइड कर सकता है इन टाइम डेल्टा t में। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। फिर के बर्नौली इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो फ्लूइड ले रही हैं वो फ्लूइड आपके पास आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड मींस कि फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लो स्टडी होगा, और फ्लूइड जो होगा उसमें आपके पास उसकी डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, क्योंकि अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही देखते रहेंगे तो फिर आपकी वैल्यू जो होगी फ्लूइड की रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर हमें वो वैल्यूज़ काउंट करनी पड़ेंगी कि विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो हम जब इस तरह वैल्यू लेंगे कि नॉन विस्कस है, उसकी डेफिनेशन में भी उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है कि अगर ये कहीं ये लिखा हुआ है कि आइडियल फ्लूइड है और जब कहीं नहीं लिखा तो बात यहीं से शुरू की है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड द नॉन विस्कस लिक्विड एंड इन स्टडी फ्लो। यानी ये तीनों चीज़ें उन्होंने, तीनों कंडीशन जो हैं वो एक ही लाइन में बता दी। उसके बाद आप बर्नौली इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकती हैं। फिर ये ज़रूरी नहीं कि आपकी पास इस तरह से पाइप की जो फॉर्मेशन हो तो फिर ही बर्नौली इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकती हैं। मैंने आपको कहा कि हमने जस्ट इसका डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस लेना है, तो फिर हम ये जो है फॉर्मेशन इसकी इस तरह से भी ले सकते हैं। और ये इसमें देखें कि इस डायग्राम में आपको उन्होंने लाइनिंग लगा के, स्मॉल लाइनिंग लगा के आपको बताया है कि ये डिस्टेंस है, इसी में वेलोसिटी v1 है, इधर ही डेल्टा x1 है और ये डिस्टेंस है। इसमें और उन्होंने क्लियर बता दिया। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि ये डायग्राम होगी तो हम बर्नौली इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा कि हमने इसमें ये देखना है कि जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसमें आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं इन डेल्टा x1 में, इन डेल्टा x2 में। अब क्या है, फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड। जो फोर्स होगी वो मैंने आपको पहले ही कहा, F1 से आप उसे एक्सप्लेन करेंगी। F1 इज इक्वल टू P1 A1। अब वर्क डन एट अपर एंड, ये एकदम से हमने वर्क डन की वैल्यू किस तरह से लगा दी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू द चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये था। अब इसमें जो है वो वर्क डन कौन कौन सा होगा, ये वर्क डन जो होगा बाय द फ्लूइड होगा, और फिर वर्क डन कौन सा होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, फिर वर्क डन बाय द एनर्जी, जो हम उसमें देखेंगे कि चेंज ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले हम उसकी वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन एट द अपर एंड। उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, देख लें कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। कि वर्क डन किया हुआ है उन्होंने वर्क W1 प्लस W2। ये W1 प्लस W2 किया है, ये वर्क डन एट द अपर एंड वर्क डन एट द लोअर एंड है। इसमें W1 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। W1 की वैल्यू F1 डेल्टा जो है डेल्टा x1। फिर उसके बाद उसमें फोर्स की वैल्यू ली है, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है वो वर्क को हमने लिखा। सेम इसी तरह से वैल्यू लिखी हुई है कि W2 की वैल्यू क्या आएगी, -F2 एंड डेल्टा x2। अब ये देखना है कि इसमें नेगेटिव साइन जो है वो क्यों लगा है, जबकि हमारी इक्वेशन जो है वो विद द पॉजिटिव साइन। ये देखें, ये पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन है, मगर जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है तो ये नेगेटिव के साथ है। ये नेगेटिव कहाँ से आया, वर्क W2 इज टेकन इज टू बी नेगेटिव एज वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। किस तरह से कि ये देख लें दोबारा से डायग्राम में, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, मगर हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है वो आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया वर्क। तो ये देखें कि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए वर्क डन की वैल्यू हमने नेगेटिव ली हुई है। ये अब आप ये वैल्यू आ गई कि
इसमें आप देखें कि ये फोर्स की वैल्यू F1 x1 माइनस F2 x2, यहाँ फोर्सेस की वैल्यू आप विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन आप इसमें पुट कर देंगी, देन द वैल्यू विल बी इक्वल टू द नेट वर्क डन इज़ इक्वल टू P1, वैल्यू आ जाएगी P1 और A1 x1, ये वैल्यू आ गई, माइनस P2 x2 और A2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे आप पुट करेंगी, s की वैल्यू आप जस्ट सिंपल s इज़ इक्वल टू VT ले लेंगी और आप इसको x डिस्टेंस, इसको x पुट कर देंगी, यहाँ V1 पुट कर देंगी, देन द डेल्टा t रिप्रेजेंटेशन आप लगाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द 1 एंड 2, यानी कि अगर वेलोसिटी V1 x1 आ गया, x2 वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी है, देन x2 इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देंगी। अब आप ये देखें कि इक्वेशन ये आ गई। जब इस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमारे पास क्या थी, A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी थी। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आप पुट कर देंगी, देन द वैल्यू फाइनल रिलेशन आपके पास ये फाइनल रिलेशन आ गया, विच इज़ इक्वल टू द P1 माइनस P2 एंड द V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ फ्लो भी हमें माइंड में रखना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो क्या था, रेट ऑफ फ्लो इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो देन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो था वो किस तरह से आपको मैंने कहा था फाइंड आउट करना है, देन AV इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम एंड डेल्टा टी टाइम। और जब ये AV और डेल्टा टी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जस्ट वॉल्यूम की, जैसे ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ पे वॉल्यूम को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को आप लिख लेंगी कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द मैस पर यूनिट डेंसिटी, इसको आप इस तरह से ले लें। अब एक रिलेशन आपके पास ये आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप लिखेंगी कि अब आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द एनर्जी। वैल्यू ऑफ द एनर्जी कौन सी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और हमें पता है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू द नेगेटिव चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अब हमने इससे फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू द चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, ये वैल्यू आ गई। देन द चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द हाफ mv स्क्वेयर माइनस हाफ mv स्क्वेयर v1 स्क्वेयर। तो ये चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आप वैल्यूज जब इसको पुट करेंगी तो आप ये देखें कि आपको डेरिवेशन में जो रो नज़र आ रहा है, यानी मैं आपको जो बात कर रही हूँ वो ये लिख रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो है हाफ mv स्क्वेयर, और आपको यहाँ पे रो नज़र आ रहा है। ये रो जो है वो हमारे पास मैस पर यूनिट जो आपकी डेंसिटी है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। जब आप खुद से डेरिवेशन करके देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें जब आप एक वैल्यू सारी लगा देंगी, यानी किस तरह से आप लगाएंगी कि वर्क की वैल्यू लगाएंगी, और वर्क की वैल्यू यानी आपने यहाँ पे वर्क की वैल्यू ली और इसको फिर आपने यहाँ पे पुट करना शुरू कर दिया, चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कर दिया और प्लस कर दिया आपने चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगी तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो मैस की वैल्यू होगी वो यहाँ से मैस की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और जो वर्क की वैल्यू में हमने फाइंड आउट किया था मैस पर यूनिट डेंसिटी, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी फाइंड आउट की थी, तो ये कैंसिल हो गया मैस, और ये डेंसिटी की वैल्यू आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होके हाफ रो v2 स्क्वेयर माइनस हाफ रो v1 स्क्वेयर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1 में वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई, ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है कि ये वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है।
आप ये देखें कि जब आप ये रिलेशन देखती हैं तो ये रिलेशन आपके पास ही आ जाएगा, यानी हमने नेगेटिव साइन को जहाँ जहाँ भी नेगेटिव साइन है हमने सब नेगेटिव साइन को एक तरफ कर लिया और वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। और अब दूसरे साइन जो हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह से किया कि 1 1 फिगर वन साइड एंड 2 2 फिगर अदर साइड, 2 2 रिप्रेजेंटेशन अदर साइड, यानी कि P1 वन साइड V1 H1 एंड इज़ इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर एंड द H2। अब आप ये देखें कि इट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब इस इक्वेशन को आप जनरलाइज़ करती हैं तो जनरलाइज़ करेंगी तो आपके पास एक ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, यानी विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, सेम इसी तरह से आप इसको जनरलाइज़ कर लेंगी। जब इक्वेशन जनरलाइज होती है तो विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन होती है। P लिखा हुआ है P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो GH इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द बर्नौली थ्योरम।